हेलो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, उसमें बहुत सारे टर्म्स को हम लोगों ने सीखा था। तो चलिए एक बार फिर से उसको रिवाइज कर लेते हैं, जिससे हम लोग का जो उस दिन पढ़ा हुआ है वो एक फुल फ्लेज रिवीजन हो जाएगा और हम लोग को जो भी भूला भटका है सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग सीख रहे थे वो था सेल्स। सेल्स क्या है? तो सेल्स क्या है? टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, जितनी भी मतलब आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो या तो आप गुड्स बेच रहे होंगे, कोई सामान बेच रहे होंगे या सर्विस दे रहे होंगे। ठीक है, तो अगर गुड्स बेचते हैं या सर्विस रेंडर कर रहे हैं तो उससे जो भी रेवेन्यू रिसीव हो रहा है उसको हम लोग सेल कहते हैं। सेल क्या है? सेल आर टोटल रेवेन्यू फ्रॉम गुड्स और सर्विसेज सोल्ड और प्रोवाइडेड टू द कस्टमर। जो भी हम लोग अपने कस्टमर को गुड्स या सर्विस दे रहे हैं उसके एवज में जो हम लोग रेवेन्यू रिसीव कर रहे हैं वो हम लोग का सेल होता है। और ये कैश में भी हो सकता है और क्रेडिट में भी हो सकता है। ठीक है, अब रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल अमाउंट रिसीव्ड बाय बिजनेस एंटिटी। ठीक है, फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज। जो भी आप मतलब अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, these are the amount of the business earned by selling its product or providing services to the customer, called sales revenue. Other item of revenue common to many business are commission, interest, dividend, royalties, rent received. रेवेन्यू इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम। रेवेन्यू का मतलब देखिए जो होता है इनकम भी होती है। ठीक है, और रेवेन्यू क्या है कि टोटल जो भी आप अपना सर्विस दे रहे हैं या फिर आप गुड्स जो भी बेच रहे हैं उससे जो पैसा मिलता है उसको रेवेन्यू कहते हैं। और रेवेन्यू आपको कुछ भी हो सकता है, आपका रेंट रिसीव्ड हो गया या डिविडेंड हो गया, रॉयल्टीज हो गई, तो ये सारी चीजें रेवेन्यू है। ठीक है, और एक्सपेंस किसको कहते हैं? एक्सपेंस उसको कहते हैं कि मान लीजिए कोई भी बिजनेस जो है अपने यहाँ कॉस्ट इनकर कर रहा है और उससे उसको फायदा हो रहा है। सपोज कीजिए कि हम लोग के बिजनेस में कोई स्टाफ है जो काम कर रहा है, तो वो उसको हर महीने सैलरी जा रही है। तो सैलरी क्या है कि अगर वो स्टाफ रहेगा तो मेरा बिजनेस चलेगा, अदरवाइज रन नहीं कर पाएंगे हम अपना बिजनेस को। या फिर इलेक्ट्रिसिटी की बिजनेस में जरूरत है और हम जब तक इलेक्ट्रिसिटी को यूज नहीं करेंगे तो मेरा बिजनेस रन नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें क्यों हम इस्तेमाल करें? क्योंकि उससे मेरा बिजनेस चलना है। तो ये क्या है? मेरा एक्सपेंस है, उससे बेनिफिट हम यूज कर रहे हैं और वो एक साल के अंदर ही यूटिलाइज हो जाएगी पूरी। ठीक है, और अब इसकी कुछ मतलब एग्जाम्पल क्या है? वेजेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, स्टेशनरी, अकाउंटिंग चार्जेस, ये सारी क्या है? आपका एक्सपेंस है। और एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर क्या होता है कि किसी भी तरह के खर्च को इनकर करना, चाहे वो आप किसी प्लांट मशीनरी को लेने के लिए कर रहे हो या स्टाफ को सैलरी दे रहे हैं या कुछ भी तरीके का आप खर्च कर रहे हैं अपने बिजनेस में, तो वो क्या है? आपका फॉर सम बेनिफिट। वही चीज है कि आपके बिजनेस को उससे फायदा होना चाहिए। उस खर्च को करने के बाद आपके बिजनेस को फायदा होना चाहिए। जैसे कि आपने कोई फर्नीचर खरीद लिया अपने बिजनेस में, अब फर्नीचर खरीदा है तो उससे क्या होगा कि आपके बिजनेस को फायदा होगा, लोग आएंगे बैठेंगे। अगर बैठेंगे ही नहीं तो आपके बिजनेस दुकान पे आएंगे क्यों? तो ये सारी चीजें। मशीन है, फैन अगर आपके बिजनेस में लगा हुआ है तो फैन से आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग आएंगे उसको। अगर गर्मी ज्यादा लगेगी तो लोग नहीं आएंगे, लाइट नहीं रहेगी तो भी लोग नहीं आएंगे। तो ये सारी चीजें क्या, आपका कुछ ना कुछ एक्सपेंडिचर हो रहा है। अगर सैलरी देते हो स्टाफ को तो ये क्या है? एक्सपेंडिचर है। अब ये बाइफरकेट करना है कि इसमें कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। वैसा एक्सपेंडिचर जो एक साल के अंदर आपका एग्जॉस्ट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और वैसा एक्सपेंडिचर जिसकी लाइफ आपको एक साल या एक साल से ज्यादा है, तो ये क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। और आपकी प्रॉफिट क्या होती है कि एक्सेस ऑफ रेवेन्यू टू द एक्सपेंडिचर। आपके खर्च से ज्यादा आपकी इनकम जो है वो आपकी प्रॉफिट है। और प्रॉफिट में क्या होता है कि वो आपका कैपिटल इंक्रीज कर देती है, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ा देती है बिजनेस का। और सिमिलरली आपका लॉस क्या करता है कि एकदम उसका अपोजिट है। जैसे आपका खर्च ज्यादा है आपकी इनकम से। सपोज कीजिए कि आपके बिजनेस का खर्च है 1 लाख रुपया
और आप अपने माल को बेच रहे हैं 80,000 रुपये में, तो 20,000 रुपये का तो लॉस है। तो इससे तो कोई आपको फायदा है नहीं, तो ये लॉस हो गया सीधा। और ये आपकी कैपिटल को डिक्रीज कर देगी कहीं ना कहीं, ठीक है। और गेन क्या होता है, तो गेन जो है आपका एक ऐसी प्रॉफिट है, प्रॉफिट दैट अराइजेस फ्रॉम इवेंट और ट्रांजैक्शन विच आर इंसिडेंटल टू बिजनेस सच एज फिक्स सेल ऑफ फिक्स एसेट। जैसे आपके बिजनेस से ही वो हुआ है, बट वो आपका मेन बिजनेस नहीं है, वो इंसिडेंटल टू बिजनेस है, वो बिजनेस से जुड़ा हुआ है। जैसे आपके यहाँ कोई पुरानी मशीन रखी हुई थी, अब उस मशीन को आपने बेच दिया कि अब ये तो ऐसे रखी रखी खराब हो जाएगी और पूरा पैसा लॉस हो जाएगा, तो उस मशीन को बेच करके आपको कुछ पैसा मिल जाता है, तो ये क्या है, आपका गेन हो गया, कुछ पैसा आपको मिल गया। तो इससे क्या होगा कि आपका बहुत मतलब जो पूरा पैसा बर्बाद हो जाता, तो वहां से आपको कुछ पैसा मिल गया। आपके बिजनेस में सपोज कीजिए कि न्यूज़पेपर आता होगा, तो न्यूज़पेपर रख के आदमी के पास एक स्टॉक हो जाता है, तो 1 साल के बाद वो न्यूज़पेपर बिक गया, तो उससे भी कुछ पैसा आ गया। तो ये आपका मेन स्ट्रीम बिजनेस नहीं है कि यही आपका बिजनेस न्यूज़पेपर बेचना या मशीन बेचना, तो ये आपका क्या है, गेन है, ठीक है। तो आज की जो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, आज जो हम लोग पढ़ेंगे, यहां से पढ़ेंगे डिस्काउंट क्या होता है। तो चलिए डिस्काउंट को सबसे पहले समझते हैं। डिस्काउंट इज द डिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। इट इज ऑफर्ड इन 2 ways, offering deduction of agreed percentage of list price at this time selling of goods and services. Such discount is called trade discount. It is generally offered by manufacturer to wholesaler and by wholesaler to retailer after selling of goods. देखिए एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि डिस्काउंट क्या होता है, कि सेल करने के वक्त आपका एक एग्रीड अमाउंट है, जिससे आप चाहते हैं कि सपोज कीजिए एक बॉटल की कीमत है 100 रुपए, बट आप अपने कस्टमर को कहते हैं कि इस बॉटल को हम आपको दे देंगे 80 रुपए में या 90 रुपए में, सपोज कीजिए 90 रुपए में आप दे देंगे, तो आपका पहले प्री डिसाइडेड है कि आप उसको सेल करते वक्त बोल रहे हैं कि 90 रुपए में हम दे देंगे, तो ये क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। ये ऑफर हो जा रहा है बेचने के वक्त ही, ठीक है। ऑफरिंग डिडक्शन ऑफ एग्रीड परसेंटेज ऑफ लिस्ट प्राइस एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ गुड्स इज वन वे गिविंग डिस्काउंट, ठीक है। यही चीज ये बताना चाह रहा है। और एक डिस्काउंट होता है, अब सपोज कीजिए कि आप जब माल किसी को बेच रहे हैं, तो आपके अंदर जो ये चल रहा होगा कि भाई पैसा भी आज ही दे जाओ, तो हम लोग क्या कहते हैं कि ठीक है 90 रुपए का तो हम दे रहे हैं आपको, बट अगर आप 87 रुपीज आज पेमेंट कर देंगे, तो मान के चलेंगे कि ये इसके बाद आपको पेमेंट नहीं करना होगा, तो 10 रुपया तो इधर से हम डिस्काउंट दे रहे हैं आपको, ट्रेड डिस्काउंट, प्लस 3 रुपया कैश डिस्काउंट, ताकि आपको पैसा अभी का अभी मिल जाए। नहीं तो फ्यूचर में क्या होता है कि बहुत सारे कस्टमर गए तो वो पैसा फंस जाता है उनके पास, तो ये होता है कैश डिस्काउंट, जो 3 रुपया आपने बाद में एक्स्ट्रा दिया कि अभी पेमेंट कर दो भाई, और जो 10 रुपया वो ट्रेड डिस्काउंट है। तो इससे आपकी सेल भी बढ़ गई कि ठीक है भाई आपने ट्रेड डिस्काउंट दिया, कैश डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो ये एक तरीका है। और इसमें तो ये आपका डिस्काउंट हो गया। और वाउचर क्या, तो वाउचर क्या है, वाउचर हम लोग का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज वाउचर, ठीक है। इसको एक बार हाईलाइट भी कर देते हैं। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज नोन एज वाउचर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ यू बाय गुड्स फॉर कैश वी गेट कैश मेमो, इफ यू बाय ऑन क्रेडिट वी गेट इनवॉइस, व्हेन वी मेक पेमेंट वी गेट रिसीट, ठीक है। वाउचर क्या है, सपोज कीजिए, सबसे पहले समझते हैं कि वाउचर एक ये है कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है फॉर अ ट्रांजैक्शन, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होता है ये। जैसे कि आप किसी भी सामान को खरीद के लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक बिल चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर कोई क्यों भरोसा करेगा कि ये आपने इतने ही रुपए का माल लाया, ठीक है। तो ये एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है जो आपके ट्रांजैक्शन को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप
कैश पे लेके आ रहे हैं तो आपका कैश मेमो, जब हम लोग दुकान पे जाते हैं किसी भी दुकान पे और कोई सामान लेते हैं तो वहां से हम लोग को क्या मिलता है, कैश मेमो बना के दे देता है कि हाँ इतना रुपया पेमेंट किए और इस जो भी सामान है इसकी कीमत इतनी रुपए है, और वो एक कैश मेमो आपको बना के दे देगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो गया। या जब हम लोग माल उधार पे लेके आते हैं तो वो भी एक बिल बना के देता है कि भाई अभी ये सिर्फ माल लेके जा रहे हैं और इसका पैसा नहीं मिला है, तो वो इनवॉइस आपको दे देगा। ठीक है, जब आप उसका पेमेंट कीजिएगा तो उसकी रसीद अलग काट के देगा, क्योंकि आपके पास भी एक एविडेंस होना चाहिए कि हाँ मैंने पेमेंट कर दिया, और उसके पास भी होनी चाहिए कि रिसीव कर लिया। अगर इनकेस फ्यूचर कुछ होता है तो वो दोनों के पास एक सबूत है कि हाँ ये मेरा वाउचर है, ये मैंने आपसे माल खरीदा था, ये जब मैंने कैश में खरीदा तो आपने कैश मेमो दिया, और जब मैंने क्रेडिट में खरीदा तो इनवॉइस दिया, और उसी के बाद जब पेमेंट हुई तो उसका आपने मुझे रिसीट दे दी। अब गुड्स क्या होता है? It refers to the product in which business unit is dealing, that is in term of which it is buying and selling or producing and selling. The item that are purchased for use in the business are not called goods. ठीक है, इसको हम लोग अपने हिसाब से समझते हैं कि गुड्स क्या होता है। गुड्स उसको कहते हैं जिसको, जैसे हम लोग अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग डील कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये मेरा गुड्स है। जैसे अगर सपोज कीजिए कि कोई आदमी कार की एजेंसी रखे हुआ है, ठीक है, अब कार की एजेंसी है तो वहां पे जितनी कार्स है वो सारी उसका माल है वो। अब वो जब बेचेगा, कार बेचेगा, वो मंगवाएगा भी, कार मंगवाएगा, तो ये क्या है, उसका आपका गुड्स है। ठीक है, सपोज कीजिए कि कोई और उसके बगल में दूसरा आदमी है जो उसकी किसी और चीज की दुकान है, बट वो भी कार रखा है, तो हो सकता है वो उसके लिए एसेट हो, क्योंकि वो कार में तो डील नहीं करता है। बट ये तो किसी के लिए कोई चीज गुड्स हो सकती है, किसी के लिए कोई चीज उसके लिए उसका माल मतलब एसेट हो सकती है। तो जो आदमी जो चीज में डील करता है उसको गुड्स कहते हैं। ठीक है, ड्राइंग किसको कहते हैं? तो ड्राइंग का मतलब है कि विड्रॉल ऑफ मनी और गुड्स बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग। ड्राइंग रिड्यूस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर्स। अब ड्राइंग क्या होती है? सपोज कीजिए कि जब हम लोग, बहुत बार ऐसा होता है कि घर पे जब हम लोग के मम्मी पापा आते हैं तो दुकान का पैसा लेके आते हैं घर पे, तो जब हम लोग जब उसमें से लेना चाहते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, इस पैसे को मत लो, ये दुकान का पैसा है। क्यों? क्योंकि दुकान का पैसा अलग होता है और घर का पैसा अलग होता है। दुकान की पूंजी होती है। ठीक है, तो जब हम लोग उस दुकान के पैसे को हम लोग निकालते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए या किसी सामान को, जैसे मेरे दुकान में हो सकता है कि बहुत सारा पैसा है जो भी है, उससे हम लोग साल में एक अमाउंट निकाल रहे हैं, तो वो हम लोग क्या कर रहे हैं, उससे तो अपने पूंजी कम हो रही है, अपना इन्वेस्टमेंट कम हो रहा है दुकान में। तो ये क्या है, मेरा ड्राइंग है। पर्सनल यूज के लिए जो भी आप पैसा निकाल रहे हैं वो आपका ड्राइंग है। वो चाहे पैसा हो सकता है या वो सामान हो सकता है। सपोज कीजिए आपने सामान ही निकाल लिया तो वो क्या है, वो भी आपका ड्राइंग है। तो जो भी पैसा या सामान आप लोग दुकान से पर्सनल यूज के लिए निकलता है वो क्या है, आपका ड्राइंग है। अब परचेज क्या होता है? तो परचेज क्या होता है? परचेज आर टोटल अमाउंट ऑफ गुड्स प्रोक्योर्ड बाय बिजनेस ऑन क्रेडिट और ऑन कैश फॉर यूज और सेल। इन ट्रेडिंग कंसर्न, परचेज आर मेड ऑफ मर्केंडाइज फॉर रीसेल विदाउट और विद प्रोसेसिंग। ठीक है, इन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न रॉ मटेरियल आर परचेज प्रोसेस फर्दर इनटू फिनिश गुड्स एंड देन सोल्ड। ठीक है, अभी समझते हैं कि परचेज क्या होता है। कोई भी तरह का माल जो हम लोग अपने बिजनेस में खरीदते हैं बेचने के लिए, तो ये होता है मेरा परचेज। अब
ये तो हम लोग का या तो कैश में भी हो सकता है या क्रेडिट में हो सकता है, ठीक है। अब अगर हम लोग का ट्रेडिंग का काम है तो हो सकता है कि हम लोग कुछ उसमें फर्दर काम करें और उसके बाद बेच दें। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर मेरा बॉटल का बिजनेस है, तो बॉटल का बिजनेस है तो सपोज कीजिए कि जब मेरा बॉटल का बिजनेस है तो मैं उसको क्या करूँगा, हो भी सकता है कि उसमें कुछ अपना मतलब उसमें टैग वगैरह लगाऊं कि ये मेरी कंपनी का है, या हो भी सकता है कि एज इट इज़ खरीद के वैसे ही बेच दें। तो ये मेरा ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होता है कि तो परचेज हुआ और बिक गया। अगर यही मेरा मैन्युफैक्चरिंग होता तो मैं बहुत सारी प्लास्टिक की बोतल लाता, फिर उसको उसके सांचे में बनाता, फिर उसका कैप बनाता, फिर उसकी टैगिंग करता, फिर जो भी है इस तरह से काम करके उसको फर्दर प्रोसेस करता, रॉ मटेरियल ला के फर्दर प्रोसेस होता, फिर उसको फिनिश गुड्स में पूरा बना के तब वो सोल्ड होता। तो ठीक है, तो ये इस तरह से पूरा प्रोसेस होता। तो ये मेरा परचेज इसको कहते हैं कि जिस चीज़ में हम लोग डील कर रहे हैं उसी सामान को खरीदना, और खरीद करके अगर ट्रेडिंग है तो एज इट इज़, या फिर उसमें फर्दर थोड़ा कुछ काम वाम करके उसको बेच देना। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो रॉ मटेरियल ला के उसको फर्दर प्रोसेस करना और फिर उसको बेचना। तो ये ही मेरा परचेज है। और परचेज जो है या तो कैश में हो सकता है या क्रेडिट में भी हो सकता है। अब स्टॉक क्या होता है कि स्टॉक इज अ मेजर ऑफ समथिंग ऑन हैंड, स्पेयर एंड अदर आइटम इन अ बिजनेस, इट इज कॉल्ड स्टॉक इन हैंड। इन ट्रेडिंग कंसर्न द स्टॉक ऑन हैंड is the amount of goods which are lying unsold at the end of the accounting period is called closing stock. In manufacturing concern, closing stock comprises of raw materials, semi-finished goods and finished goods on hand at the closing date. ठीक है। Opening stock, beginning inventory is the amount of stock beginning of the accounting date. ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? सपोज कीजिए कि जो हम लोग माल खरीदे, जैसा कि मैंने बताया कि परचेज में, कि अगर जो भी माल हम लोग खरीद रहे हैं हो, जरूरी तो नहीं है कि वो पूरा बिक ही जाए, सेल हो जाए, सोल्ड आउट हो जाए, ऐसा तो है नहीं। हर बिजनेस में यही है कि कुछ माल बिकेगा और कुछ रह जाएगा अनसोल्ड। तो एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जैसे 31 मार्च 2025 जो भी बीत गया, उस दिन जिसके पास भी जो माल बचा हुआ होगा पूरे साल का, वो मेरा क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है। अगर मैं ट्रेडिंग करता हूं तो उस दिन का ये हो गया उस मेरा क्लोजिंग स्टॉक। अगर मैन्युफैक्चरिंग है मेरा तो रॉ मटेरियल जो कुछ बचा हुआ होगा वो, या सेमी फिनिश गुड्स। सेमी फिनिश गुड का मतलब क्या होता है, जो थोड़ा मोड़ा काम हुआ है मगर 31 मार्च के दिन वो भी वैसा जो है वो उतना सेमी फिनिश गुड्स है। फिनिश गुड बहुत सारा चीज ऐसा होगा जो मेरा बन गया होगा, पूरा कंप्लीटली फिनिश गुड बन गया होगा रॉ मटेरियल से, तो वो भी कुछ हो सकता है। तो ये अगर उस दिन अनसोल्ड है तो वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है। और ओपनिंग स्टॉक क्या होता है, वैसे ही जो आज बच गया 1 अप्रैल को ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा वो। तो डेटर क्या है, डेटर आर द पर्सन और अदर एंटिटी हु ओ टू एन एंटरप्राइज एन अमाउंट फॉर बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑन क्रेडिट। The total amount standing against such person and or entity on the closing date is known as, is shown in the balance sheet as sundry debtor on the asset side। ठीक है। तो डेटर क्या होता है, डेटर मेनली वो होता है जिसको हम लोग उधार में माल बेचते हैं। बहुत सारा ऐसा होता है कि बिजनेस में कि हम लोग जब डे बाई डे कुछ 2 लाख का माल बेचना है तो हो सकता है कि कोई आदमी बोले कि नहीं हम 1.5 लाख रुपया देंगे, 50,000 रुपये ड्यू हो जाएगा। या कोई ऐसा आदमी हो कि हम 10,000 का माल लेंगे, 10,000 रुपये का आपसे ले लेंगे उधार में। ठीक है। तो माल तो आप कैश में भी दे सकते हैं और क्रेडिट में भी दे सकते हैं। तो जो जिसको आपने क्रेडिट में माल दिया, जो माल सोल्ड आउट हुआ उसको, और जो आदमी ले गया उसको हम लोग डेटर कहते हैं। सपोज कीजिए कि ए ने बी को माल बेचा क्रेडिट में 1 लाख रुपए का, तो बी क्या है, मेरा डेटर है और ये मेरे एसेट साइड में रिकॉर्ड हो जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है। अब क्रेडिटर क्या होता है, वो भी वही उसी तरीके से। सपोज कीजिए कि जब हम लोग कहीं से माल खरीद के ला रहे हैं, तो जैसे हम लोग से कोई उधार में ले जा रहा है, हम भी तो किसी से मांगेंगे कि भाई मुझे उधार में दे दो। तो अगर हम लोग लेके आ रहे हैं सपोज कीजिए 2 लाख का माल किसी और अदर एंटिटी से, तो हो सकता है कि
उधार में जब लेकर के आ रहे तो हम हमारा वो कौन है, महाजन, जिसको हम लोग ये भी कहते हैं महाजन, तो क्रेडिटर को ही महाजन भी कहते हैं कि उसका पैसा मेरे ऊपर ड्यू है, तो वो मेरा क्रेडिटर है, मुझे उसको पैसा देना है, तो ये क्या है, मेरा क्रेडिटर है। ठीक है, तो आज ये सारा जो बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग है ये कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा और डेफिनेशन आपको और उसका प्रैक्टिकल एग्जांपल भी समझ में आया होगा। तो अगर आप लोग को ये क्लास अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं कि कुछ प्रैक्टिकल भी अब स्टार्ट करने वाले हैं, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ आएंगे, या थोड़ा मोड़ा और थ्योरी पार्ट रहेगा अकाउंटिंग का तो वो ले लेंगे, या फिर जो प्रैक्टिकल पार्ट होगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।